हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। स्टूडेंट्स, मैंने अभी 5 मिनट पहले ही जो है आपका जो एग्ज़ाम है इकोनॉमिक लॉ का कल, तो उसके मिसलिनियस क्वेश्चंस के लगभग जो हैं 100 क्वेश्चंस के आसपास जो हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं इकोनॉमिक लॉ मिसलिनियस MCQs पार्ट 1 के नाम से। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही थी, 23 मिनट की वीडियो हो चुकी थी, तो उससे आगे क्वेश्चन जो है मैं अगली वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें भी लगभग 120 के आसपास क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, क्योंकि 500 क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के इंग्लिश में अपलोड कर दिए थे, तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर इकोनॉमिक लॉ के भी दे दीजिएगा। तो हालाँकि मेरी प्लेलिस्ट में है, लेकिन प्लेलिस्ट में जो हैं जो क्वेश्चंस हैं उनसे कुछ अलग क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस तो हालांकि बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन थोड़ा सा टाइम नहीं बचा है इसमें, क्योंकि लगभग 955 क्वेश्चंस हैं मेरे पास। तो इसलिए मिक्स क्वेश्चन में आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आपका एक तरीके से मॉडल टेस्ट पेपर के रूप में इसकी प्रैक्टिस हो जाए। इसलिए मैंने निशान भी लगा दिए हैं ताकि हम स्पीड भी थोड़ा सा हाई रख सकें और सीधा आंसर देख लें। ठीक है, तो स्टूडेंट ये ना कहें कि पहले ही सर ने निशान लगा दिए, वो आप लोगों की सुविधा के लिए ही निशान लगा दिए, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, ज़्यादा इस पर MCQs मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है, तो इसलिए आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ही लगाए हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है, ताकि आपके फ्रेंड्स भी बेनिफिट ले सकें। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरी प्लेलिस्ट में ऐड होते हैं, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट 7 चैप्टर है हमारा ट्रेडमार्क एक्ट, जिसे हम व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 कहते हैं। तो इनमें से क्या एक विनिर्माता या व्यापारी के माल को अन्य व्यापारी के समतुल्य माल से अलग करता है, तो वो होता है व्यापार चिन्ह, है ना, ट्रेडमार्क। व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय संधि के अनुरूप है? तो दोनों ही थी, औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु पेरिस सम्मेलन और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। भारत में इनमें से किसमें व्यापार चिन्ह संबंधी संनियम है? तो दोनों ही है, व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 और व्यापार चिन्ह नियमावली 2002, तो दोनों हैं। व्यापार चिन्ह संनियम का उद्देश्य एक उपक्रम को अपने व्यापार चिन्ह के पंजीकरण द्वारा डैश एकमात्र अधिकार प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो चिन्ह के उपयोग का भी, चिन्ह के साझा करने का और चिन्ह के समुन्देशन का भी। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो स्टूडेंट्स, तीनों ही कथन जो हैं वो सत्य हैं कि व्यापार चिन्ह एक दृश्य प्रतीक होता है, व्यापार चिन्ह माल अथवा सेवाओं तथा इसके उद्गम की पहचान करता है, और व्यापार चिन्ह माल अथवा सेवा की छवि बनाता है। ठीक है, तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। भारत में व्यापार चिन्ह के संबंध में प्रथम वैधानिक संनियम था, तो वो था व्यापार चिन्ह अधिनियम 1940। व्यापार एवं व्यापारिक माल चिन्ह अधिनियम 1958 को खंडित किया गया, तो वो किया गया व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 द्वारा। व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 हित में है, तो देखिए वो व्यापारी के हित में भी है और उपभोक्ता के हित में भी है, तो सही आंसर है ए और बी दोनों के। व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 की किस धारा में व्यापार चिन्ह को परिभाषित किया गया है? तो धारा 2(1) ZB। व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 की धारा 2(1) परिभाषित करती है, तो वो प्रमाणन व्यापार चिन्ह को धारा 2(1) के अधीन चिन्ह में शामिल है। तो डिवाइस, ब्रांड और टिकट, है ना, तो ये सभी शामिल हैं। व्यापार चिन्ह में शामिल हो सकता है तो जानवरों का चित्र भी, मानव प्राणियों का चित्र भी, और शब्द या अक्षर। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी।
व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 में अध्यायों की संख्या है 13। व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 में कितनी धाराएं हैं? 159। व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 भारत के कितने भाग पर लागू होता है? संपूर्ण भाग पर। व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के प्रवर्तन की तिथि है तो वो है 15 सितंबर 2003। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका इसमें पेटेंट अधिनियम। ठीक है, 1970। देखिए इसमें सभी चैप्टर आपके रिवाइज हो रहे हैं वीडियो में। ठीक है ना, तो मैंने इस तरीके से आपकी जो है प्लेलिस्ट तैयार करी है इसमें PDF फाइल की आप सभी चैप्टर की स्टडी कर सकें। इसमें थोड़े थोड़े क्वेश्चन, आपका मॉडल टेस्ट पेपर भी हो जाएगा और आपको सारे क्वेश्चंस के MCQs भी अवेलेबल हो जाएंगे। पेटेंट अधिनियम 1970 में दिया गया पेटेंटों संबंधी कानून का आशय डैश के अधीन भारत की बाध्यताओं है तो वो है ट्रिप्स पर ठहराव। पेटेंट क्या होता है? तो पेटेंट दोनों ऑप्शन ठीक हैं कि आविष्कार के लिए वैधानिक अधिकार और एकाधिकार तथा आविष्कारकर्ता को उत्पादन पर नियंत्रण में सक्षम बनाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, A और B दोनों। पेटेंट अधिनियम 1970 को भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 1 के प्रविष्ट डैश के अधीन शक्तियों के अनुकरण में बनाया गया था। तो सही आंसर है 49। इन तिथियों में से कब पेटेंट अधिनियम 1970 को अधिसूचित किया गया था? 17 सितंबर 1970 को। आविष्कार में आता है कोई आविष्कारी कदम। पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 2(1)(j) परिभाषित करती है आविष्कार। नए आविष्कार का आशय किसी डैश या प्रौद्योगिकी से है। आविष्कार से अप्रैल 28, 1977 का संबंध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो 28 अप्रैल 1977 में हुई थी बुडापेस्ट संधि। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बुडापेस्ट संधि। इनमें से कौन आविष्कार नहीं है? तो देखिए कृषि की रीति और सूचना का प्रस्तुतिकरण और इंटीग्रेटेड सर्किट की आकृति। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। पेटेंट अधिनियम 1970 को संशोधित किया गया था तो 1995 में भी, 1999 व 2002 में भी और 2005 में भी। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। पेटेंट हेतु कौन आवेदन कर सकता है? तो प्रथम आविष्कारक भी, प्रथम आविष्कारक का समनुदेशती भी और विधिक प्रतिनिधि भी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका इसमें डिज़ाइन एक्ट, है ना, 2000। तो अब इसके हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, डिज़ाइन अधिनियम 2000 का उद्देश्य है तो वह नए या मूल डिज़ाइन का संरक्षण करना। डिज़ाइन अधिनियम 2000 की धारा 2(a) परिभाषित करती है वस्तु को। डिज़ाइन अधिनियम 2000 की धारा 2(b) परिभाषित करती है नियंत्रक। डिज़ाइन के संबंध में मूल का अर्थ है तो इसमें B सही है कि लेखक से उद्भव होने वाला। डिज़ाइन अधिनियम 2000 की धारा 2 में परिभाषित नहीं है डिज़ाइन एजेंट। इनमें से कौन सा लक्षण डिज़ाइन का है? तो आकार, समाकृति, आकृति, है ना, उपयुक्त सभी हैं। डिज़ाइन अधिनियम 2000 की धारा 2(d) परिभाषित करती है डिज़ाइन को। डिज़ाइन अधिनियम 2000 के अंतर्गत नियंत्रक है तो पेटेंट, डिज़ाइन एवं व्यापार चिन्ह नियंत्रक, है ना, महानियंत्रक। कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए तीनों ही कथन सत्य हैं कि डिज़ाइन अधिनियम 2000 की धारा 3 नियंत्रक एवं अन्य अधिकारियों के संबंध में है।
डिजाइन अधिनियम 2000 संपूर्ण भारत में प्रभावशील होता है और डिजाइन नियंत्रक द्वारा पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। पंजीयन प्रमाण पत्र किसे दिया जाता है? डिजाइन के स्वामी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका। इसमें माल का भौगोलिक उपदर्शन जो कि पंजीकरण और संरक्षण से संबंधित है, अधिनियम 1999। ठीक, चलिए माल का भौगोलिक उपदर्शन पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 किससे संबंधित भौगोलिक उपदर्शनों के पंजीकरण एवं बेहतर संरक्षण की व्यवस्था करता है? माल का भौगोलिक उपदर्शन डैश का वह पहलू है जो एक देश को संदर्भित करता है। व्यक्तिगत भौगोलिक उपदर्शन के माध्यम से क्या बताया जाता है? तो गुणवत्ता का आश्वासन भी और विशिष्टता भी। तो सही आंसर है सी, ए और बी दोनों। भौगोलिक उपदर्शन का लक्षण है उद्भव का तथ्य। भौगोलिक उपदर्शन ट्रिप्स के अनुच्छेद डैश में दिए गए हैं 22 से 24 में। माल का भौगोलिक उपदर्शन पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 के अधिनियमन का वर्ष है 1999। माल का भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम 1999 लागू हुआ था 15 सितंबर 2003 को। इनमें से कौन सा भारतीय भौगोलिक उपदर्शन का उदाहरण है? तो नागपुर के संतरे, कोल्हापुरी चप्पल और अल्फांसो आम। ठीक है, तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ए ऑप्शन ठीक है आपका कि माल का भौगोलिक उपदर्शन पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 संपूर्ण भारत में लागू होता है। माल के बारे में भौगोलिक उपदर्शन का आशय उस उपदर्शन से है जो ऐसे माल की डैश माल प्राकृतिक माल या विनिर्मित माल के रूप में पहचान करता है। तो सही आंसर है कृषिगत। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट जो है इसमें टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें कॉपीराइट एक्ट। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यालिप्याधिकार अधिनियम। ठीक है, तो थोड़ा अजीब सा वर्ड है तो मैं इसको इंग्लिश में ही डिस्कस करूंगा, कॉपीराइट एक्ट। ठीक है ना, चलिए। तो कॉपीराइट संरक्षण का विचार केवल किसके आविष्कार से उत्पन्न होना शुरू हुआ? प्रिंटिंग। कॉपीराइट अपने सृजन में डैश सृजकों के अधिकारों में बताता है बौद्धिक। भारत में कॉपीराइट के बारे में कानून किसमें किया गया है? तो वो है कॉपीराइट एक्ट 1957, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957। ठीक है, तो कॉपीराइट एक्ट 1957 को इनमें से किस वर्ष में संशोधित किया गया? तो 1994, 1999, 2012 उपयुक्त सभी में। कॉपीराइट अधिनियम 1957 के किस संशोधन ने ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेद 14 को प्रभावशाली बनाया? वर्ष 1999 के संशोधन ने साहित्यिक कृत्य की परिभाषा में कंप्यूटर प्रोग्राम को वर्ष डैश में हुए संशोधन से शामिल किया गया। 1984 में कंप्यूटर प्रोग्राम की नई परिभाषा को शामिल किया गया 1994 के संशोधन द्वारा। कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 40A केंद्रीय सरकार को अधिनियम के प्रावधानों को कहां तक विस्तृत करने की शक्ति देती है? तो ब्रॉडकास्ट और अन्य देशों में किए गए निष्पादनों की, है ना। तो सी आंसर ठीक है, ए और बी दोनों। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों ही सही हैं इसमें कि कॉपीराइट अधिनियम 1957 पूरे देश पर लागू होता है।
कॉपीराइट से लेखकों के कुछ न्यूनतम अधिकारों की रक्षा होती है। और शब्द कृति का आशय साहित्यिक या कलात्मक कृति से है। ठीक है, तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। कॉपीराइट एक्ट 1957 लागू होने की तिथि है, तो वो है 21 जनवरी 1958। कॉपीराइट अधिनियम 1957 एक अधिनियम है, तो कॉपीराइट संबंधी कानून के संशोधन हेतु और कॉपीराइट संबंधी कानून के समेकन हेतु। ठीक है, सही आंसर है ये और भी दोनों। कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 2C के अनुसार कलात्मक कृति में शामिल है, तो पेंटिंग, वास्तुकला कृति और मूर्ति। सही आंसर है उपयुक्त सभी, है ना। कॉपीराइट अधिनियम की इनमें से कौन सी धारा लेखक को परिभाषित करती है? धारा 2D। रेट्रोग्राफी का आशय फोटोकॉपी करके या समतुल्य साधन से किसी कृति की प्रतिलिपियां तैयार करने से है। यह कॉपीराइट अधिनियम 1957 की डैश के अंतर्गत परिभाषित है, वह धारा 2X में। कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 2K के अनुसार सरकारी कृति में शामिल है ऐसी कृति जो या तो बनाई या प्रकाशित की गई हो, तो सरकार द्वारा, सरकार के किसी विभाग द्वारा, किसी न्यायालय या अन्य न्यायिक प्राधिकारी द्वारा। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। भारतीय कृति का अर्थ है, तो देखिए साहित्यिक कृति, नाट्य कृति और संगीतात्मक कृति। सही आंसर है उपयुक्त सभी। प्रत्यालिप्याधिकार अधिनियम कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 14 परिभाषित करती है, तो कॉपीराइट अधिनियम 1957 की इन धाराओं में से किसके अंतर्गत कॉपीराइट बोर्ड को स्थापित किया जाता है? तो वो है धारा 11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका इसमें जो टॉपिक है तो वो है आपका इसमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, फेमा, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 किसके स्थान पर बना है? तो विदेशी विनियमन अधिनियम 1973, तो मैं इसको फेरा यूज़ करूँगा। ठीक है, शॉर्ट में हम इसे फेरा बोलते हैं और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को फेमा बोलते हैं, तो मैं फेमा वर्ड शॉर्ट में यूज़ करूँगा। ठीक है। सेकंड है कि फेमा 1999 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने की तिथि है 9 दिसंबर 1999। फेमा अधिनियम फेमा 1999 लागू होने की तिथि है 1 जून 2000। फेमा 1999 के अधिनियमन की तिथि है 29 दिसंबर 1999। ठीक है, तो इसमें जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, थर्ड नंबर 1 जून 2000 यह आ सकता है, कई बार कई कंपटीशन में आया। पूर्णतः मुद्रा परिवर्तक अधिकृत होते हैं तो विदेशी करेंसी नोट्स, सिक्के एवं यात्री चेक की खरीद एवं बिक्री हेतु। अधिकृत व्यक्ति कौन है? तो अधिकृत डीलर और मुद्रा परिवर्तक और ऑफशोर बैंकिंग इकाई, है ना। तो सही आंसर है ये सभी। भारत में विदेशी विनिमय के प्रशासन हेतु वैधानिक अधिकार है, तो सही आंसर है आपका इसमें बी, फेमा 1999। विदेशी विनिमय की परिभाषा इनमें से किस धारा में दी गई है? धारा 2N। FEDAI का पूर्ण रूप है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फेमा 1999 की धारा 2(1) के अनुसार करेंसी नोटों में डैश एवं बैंक नोटों के रूप में नकदी शामिल है, सिक्कों। चलिए नेक्स्ट आपका इसमें टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, है ना, धन शोधन
निवारण। तो कुछ क्वेश्चन इसके शामिल हैं, इसकी स्टडी करते हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 का उद्देश्य था। तो धन शोधन के निवारण, धन शोधन से व्युत्पन्न संपत्ति को जब्त करना और धन शोधन एवं संबंधित मामलों पर प्रावधान बनाना। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 को अधिनियमित किया गया था 17 जुलाई 2003 को। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 लागू हुआ 1 जुलाई 2005 को। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 कर्तव्य डालता है तो बैंकिंग कंपनियों पर, वित्तीय संस्थानों पर और वित्तीय मध्यस्थों पर। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। FIUIND का पूर्ण रूप है तो वो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। ठीक है, IND का मतलब तो इंडिया है, ठीक है, लास्ट का वर्ड, और FIU का मतलब है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है। धन शोधन अधिनियम 2002 को अधिनियमित किया गया था भारतीय संसद द्वारा। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में संशोधन नहीं हुआ था, वर्ष 2004 में हुआ था। ठीक है। अगली टर्मिनोलॉजी है इसमें PMLA का पूर्ण रूप है, तो आपको याद रखना है, इंग्लिश में जो नाम है चैप्टर का है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ऐसी संपत्ति जिसके अपराध से प्राप्ति का विश्वास हो उसे अस्थायी रूप से संबद्ध किया जा सकता है 180 दिनों के लिए। न्याय निर्णय प्राधिकारी को नियुक्त किया जाता है केंद्रीय सरकार द्वारा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका इसमें फैक्ट्री एक्ट, है ना, कारखाना अधिनियम 1948। देखिए इसमें से आपको कई क्वेश्चंस आएंगे तो ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपकी एक यूनिट है पूरी, है ना। नवंबर 1947 में पेश किया गया कारखाना अधिनियम संशोधन विधेयक पारित हुआ 28 अगस्त 1948 को। कारखाना अधिनियम 1948 लागू होता है संपूर्ण भारत पर। कारखाना अधिनियम 1948 लागू हुआ है 1 अप्रैल 1949 से। निर्माणी प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है वस्तु का रूपांतरण। कारखाना अधिनियम 1981 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? 9 वर्ष से कम आयु वाले बालकों की नियुक्ति पर रोक लगाई गई थी। ठीक है। कारखाना अधिनियम 1948 में प्रावधान है तो तीनों ही हैं कि कारखाने के पंजीयन, लाइसेंसिंग एवं अनुमोदन के संबंध में, श्रमिकों के स्वास्थ्य के संबंध में, मजदूरी सहित अवकाश के संबंध में। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। प्रौढ़ श्रमिक कौन होता है? तो जो 18 वर्ष का हो चुका हो। ठीक है, जो 18 वर्ष का हो चुका हो, ध्यान रखेंगे। निर्माणी प्रक्रिया की परिधि में आता है तो जीनिंग तथा प्रोसेसिंग। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2B में परिभाषा दी गई है किशोर की। 15 वर्ष से ज़्यादा परंतु 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो वो आते हैं किशोर की श्रेणी में। एक व्यक्ति जिसने अपनी आयु का 15वां वर्ष पूर्ण न किया हो तो वह है बालक। कारखाना अधिनियम 1948 की किस धारा में बालक की परिभाषा दी गई है? धारा 2C में। दिन का आशय कितने घंटे की उस अवधि से है जो मध्य रात्रि से शुरू होती है? 24। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2F के अनुसार सप्ताह शुरू होता है शनिवार की मध्य रात्रि से। नवयुवक वह व्यक्ति है जो बालक अथवा किशोर हो। यह परिभाषा कारखाना अधिनियम 1948 की डैश में दी गई तो धारा 2D। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत
दिन को परिभाषित करता है। धारा 2E में प्रेक्षण यंत्र का उदाहरण है तो धूरा, चरखी और ड्रम उपयुक्त सभी हैं उदाहरण इसके। शिशु सदन की व्यवस्था उस कारखाने में आवश्यक है जहां 30 स्त्री श्रमिक कार्य करते हों। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत विनिर्माण प्रक्रिया को डैश में परिभाषित किया गया है। धारा 2K में कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिक की परिभाषा किस धारा में दी गई है? धारा 2I। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो इसमें सही आंसर है आपका डी कि मानव या पशु शक्ति से चलने वाले यंत्रों को यंत्र में सम्मिलित माना जाता है। ठीक है, ये असत्य कथन है। कारखाना अधिनियम 1948 में श्रमिक को परिभाषित किया गया है। धारा 2I में कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कारखाना शब्द परिभाषित किया गया है। धारा 2M में शक्ति की सहायता से विनिर्माण प्रक्रिया होने की दशा में कारखाने में कम से कम कितने श्रमिक होने चाहिए? 10। चलिए बच्चों, लास्ट आपका टॉपिक रह गया है इसमें, और वो टॉपिक है आपका औद्योगिक विवाद अधिनियम, है ना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक विवाद का कारण है। तो देखिए तीनों ही कारण है कि कम पारिश्रमिक, असंतोषप्रद कार्य दशाएं और सेवा शर्तों में परिवर्तन। तो ऑप्शन डी सही है उपयुक्त सभी। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 क्रियाशील होता है, तो ये भी संपूर्ण भारत पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की विशेषता है। तो देखिए तीनों ही विशेषताएं हैं कि कार्यशाला समितियों की स्थापना, लोकोपयोगी सेवा संस्थानों में हड़ताल एवं तालाबंदी पर निषेध और उद्योग शब्द का व्यापक अर्थ। तो सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 निजी तथा डैश क्षेत्र दोनों के उद्योग पर लागू होता है। सार्वजनिक। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 कब पारित हुआ? 31 मार्च 1947 को। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2B के अनुसार पंचाट में शामिल नहीं है। सिविल न्यायालय का निर्णय। शिकायत समाधान मशीनरी बताई गई है। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में बोर्ड का आशय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन बनाए गए डैश से है, तो वो होता है समझौता बोर्ड। बोर्ड की परिभाषा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की कौन सी धारा में दी गई है? धारा 2C। नियंत्रित उद्योग का तात्पर्य कैसे उद्योग से है? केंद्रीय अधिनियम के अधीन सार्वजनिक हित वाला उद्योग। ठीक है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2G में परिभाषित किया गया है सेवा योजक। कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है इसका, कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का मूल उद्देश्य श्रमिकों एवं सेवा योजकों के बीच संबंधों को मधुर बनाना है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में उद्योग की परिभाषा दी गई है, वो है धारा 2J में। उद्योग में शामिल नहीं है। देखिए अस्पताल और जो औषधालय होते हैं वो उद्योग में शामिल नहीं है। औद्योगिक विवाद को परिभाषित किया गया है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2K में। औद्योगिक विवाद होता है, देखिए नियोक्ताओं के बीच भी होता है, नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच भी होता है, और श्रमिकों के बीच भी होता है। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। किस मामले में उद्योग शब्द की व्यापक व्याख्या की गई थी? तो बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाम राजप्पा में। ठीक है, याद रखिएगा इसे।
औद्योगिक विवाद का लक्षण है? तो वास्तविक, स्पष्ट पक्षकार और स्पष्ट मामला। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। औद्योगिक संस्थान या उपक्रम को किस धारा में परिभाषित किया गया है? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की, वह धारा 2 के ए में। काम देने में असमर्थता की परिभाषा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की कौन सी धारा में दी गई है? तो वह धारा 2 के। तालाबंदी की परिभाषा दी गई है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 आई में। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2N परिभाषित करती है, तो वो होती है लोक उपयोगी सेवा। औद्योगिक विवादों के समाधान हेतु मशीनरी है, तो वह औद्योगिक न्यायाधिकरण। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के संदर्भ में सत्य है, तो दोनों ही सत्य हैं कि कार्य समिति में अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं और किसी श्रमिक द्वारा स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करना छंटनी नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। लोकोपयोगी सेवा है, तो देखिए डाक तार सेवा, रेलवे सेवा, जनता को शक्ति, प्रकाश व जल की आपूर्ति करना। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। और लास्ट क्वेश्चन है, छंटनी की परिभाषा दी गई है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2O में। तो ये व्यूअर्स पार्ट सेकंड था आपका मिसलिनियस क्वेश्चंस का, ठीक है। तो कल के एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो कल मॉर्निंग में मैं प्रयास करूंगा कि इंग्लिश मीडियम में कुछ क्वेश्चंस देने की, ठीक है व्यूअर्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मेरी तरफ से आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के पास हों, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।